Hello students, welcome on day 12 and today's topic is S block elements and hydrogen. Very small topic but important. इनमें से जरूर एक क्वेश्चन तो जरूर आता है और हाइड्रोजन में से कुछ टॉपिक हैं उनमें से या एस ब्लॉक में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, दो क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। तो हमें किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, बहुत सेलेक्टिव वे में मैंने आपके लिए सब कुछ कलेक्ट कर दिया है यहाँ पर, तो आपको उसमें से स्टडी करना है। ठीक है, तो आपकी स्टडी मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप प्रॉपरली टेस्ट सीरीज से टेस्ट देते रहिए और टेस्ट देकर ही आप देख पाएंगे। और एक बुक हमारी जो आने वाली है मोस्ट वांटेड, अब आप उसको भी ले लीजिए। बुक अब मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, तो आप उसको परचेज करके एक अपडेट रह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डे 12। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक में से पहले मैं लेता हूं एस ब्लॉक। इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना है और जल्दी से बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS122 होता है। इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक तो फर्स्ट ग्रुप होता है और एक कौन सा ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप होता है। पीरियोडिक टेबल में सब पढ़ चुके हैं। तो एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ग्रुप जो होता है उनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें एस ब्लॉक में लास्ट एलिमेंट जो होगा, वो जो एलिमेंट होगा सॉरी एस ब्लॉक के कोई भी, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा। उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में तो क्या मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है फ्रेंसियम। और हाइड्रोजन को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती है, हैलोजन से भी मैच करती है। तो और यहां पर क्या आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक में अपने को स्टडी करने हैं। देखिए एटॉमिक साइज, सब आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक साइज, ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट देखिए, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है तो सिर्फ कौन सी शो करते हैं, +1। सेकंड ग्रुप का है तो क्या शो करते हैं, +2। बस इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो -1 भी क्या करता है, शो करता है। ठीक है, हाइड्राइड के केस में, अदरवाइज सभी +1 और +2 शो करते हैं। एटॉमिक साइज की बात करें तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होती रहती है, इंक्रीज करती है, सबको पता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर आईपी जो होंगे वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये सब हम पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें आपको कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं आपका। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये टॉपिक हमने वहां नहीं देखा था, तो हमने कहा था कि हर ग्रुप में देखेंगे, हर ब्लॉक में देखेंगे। तो आप इसमें याद कर लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, तो याद कर लेना बस। और कोई खास बात नहीं है इसमें कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो क्या करेंगे, मेटल्स के डिक्रीज करेंगे, राइट। तो ये इसमें देख लेना। डेंसिटी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, तो इसमें डेंसिटी के दो ऑर्डर बताऊंगा मैं आपको, उसको प्रॉपर्ली याद करना है। तो अब देखिए डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, डेंसिटी इंक्रीजेस। जनरली डेंसिटी इंक्रीज करती है क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज करते हैं। मास इंक्रीजेस मोर कंपैरेटिवली देन दैट ऑफ वॉल्यूम, दैट्स व्हाई डेंसिटी इंक्रीजेस। तो अब फर्स्ट ग्रुप के लिए बस आपको ये ऑर्डर ही है, और एक सेकंड ग्रुप के लिए डेंसिटी का ऑर्डर दे देना बच्चों। तो सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। उसके बाद किसका आना चाहिए था, सोडियम, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया आपको, पोटेशियम एंड देन कौन आता है, सोडियम। तो ये एक जगह में एक्सेप्शन है, इसमें बाकी नॉर्मल है। देन आएगा रुबिडियम, देन कौन आएगा, सीजियम। इस तरह से होता है। तो ये क्यों एक्सेप्शन है, ये वहां पर मैंने बताया था आपको, मैं फिर बताता हूं कि यहां पर 281 ओनली वन शेल, लास्ट शेल इनकम्प्लीट है, जबकि इन केस ऑफ पोटेशियम लास्ट के 2 शेल इनकम्प्लीट है। तो 2 इनकम्प्लीट है तो थर्ड में 18 आ सकते थे, 8 ही आए। थर्ड शेल तो बन गया लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 ही आए हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर कंपैरेटिवली देन दैट ऑफ मास, दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम। ओके, एक तो ये याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेकंड ग्रुप के अंदर आएगा तो सेकंड ग्रुप में भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन बच्चे यहां थोड़ा सा और एक और एक्सेप्शन है। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए पोटेशियम और सोडियम था, वैसे ही कौन आएगा, पहले कैल्शियम आएगा फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम। ये तो सेम एक्सेप्शन हो गया। इसी तरीके का 282 2822, यहां मैंने 2 लिख दिया क्या गलती से, ये 1 था बेटा,
ओके, और तो यहां पर 2 आएगा, और यहां पर बेरिलियम यहां पर आएगा, देन स्ट्रोंशियम एंड फाइनली बेरियम। तो ये और एक्सेप्शन याद रखना है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, बेरिलियम की जो होता है साइज स्मॉल वेरी है, वेरी स्मॉल साइज है, इसलिए कहाँ आ गया है, 3rd नंबर पे आ गया है। तो डेंसिटी के ये ऑर्डर आपको लर्न कर लेने पड़ेंगे। वैसे डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ आपको याद होगा। तो कोई भी पूछेगा किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यू कैन इजीली आंसर। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एस ब्लॉक की वैसे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की होती है, एस ब्लॉक की बहुत कम होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, स्मॉल साइज, जबकि इनकी साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। हाई न्यूक्लियर चार्ज, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज उन पे क्या होना चाहिए, मेटल्स पे ज्यादा होना चाहिए, तो इन पे चार्ज भी बहुत ज्यादा नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, जो डी होते हैं वो ज्यादा होता है, तो इसमें कम होता है। तो बस आपको ध्यान रखना, लिथियम और बेरिलियम दो ही जने हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, जिसमें से बेरिलियम इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स BeF4 2- बनाता है। ओके, फ्लेम टेस्ट, ये याद करना पड़ेगा बच्चों। फ्लेम टेस्ट में आपको देखना पड़ेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, और इन तीनों के लिए बेटा वैसे तो आप एक ही याद कर लीजिए चाहे, बाकी एनसीईआरटी में आप देख लेना, किसी में एक में ब्लू वॉयलेट है, एक में रेड वॉयलेट है, इस तरह से इतना कोई वेरिएशन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो इन सब का कैसा वॉयलेट कलर माना जाता है। इनमें देखिए बच्चों, बेरिलियम और मैग्नीशियम दो तो ये होते हैं जो डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज साइज स्मॉल है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्डेड, तो इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो वो एक्साइट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब एक्साइट होकर ऊपर जाते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होकर जब वो वापस आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। लेकिन ये स्मॉल साइज की वजह से ऐसा नहीं होगा, तो ये इसमें लिख दीजिए, डू नॉट इम्पार्ट कलर, ये फ्लेम को कलर नहीं देते हैं। अब कौन बच गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो बेरियम का कलर होता है एप्पल ग्रीन, स्ट्रोंशियम वापस वही होगा जो लिथियम का था, क्रिम्सन रेड, और कैल्शियम का जो होता है वो होता है बच्चों ब्रिक रेड। तो ये कलर आपको याद होने चाहिए, और कौन कलर शो नहीं करता है ये जरूरी से याद होना चाहिए। ओके, रिड्यूसिंग पावर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, हमें बहुत प्रॉपरली देखना होता है। फर्स्ट ग्रुप में थोड़ा वेरिएशन है, इसलिए मैंने आपको बताया। रिड्यूसिंग पावर, हम पीरियोडिक टेबल में एक चीज सीखते थे, रिड्यूसिंग पावर जो होती है बच्चों, हम ये कह देते थे कि आयनाइजिंग पोटेंशियल की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात तो सही है, जितना आईपी कम होगा इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो रिड्यूस करने की दूसरे की ज्यादा पावर होगी उसकी, तो आईपी। लेकिन इससे अपन सिर्फ आंसर कहां दे सकते हैं, जब किसकी बात करेगा, गैसियस स्टेट ओनली, ये फॉर गैसियस स्टेट ओनली है, गैसियस स्टेट में ही ऐसा हो सकता है, और किसी में ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां देखिए, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर या ये सब बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, रिड्यूसिंग पावर आप आज से ही नोट कर लीजिए, वैसे पीरियोडिक टेबल में अपने पूरा का पूरा बताया मैंने आपको, ये होता है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पूरा ऑर्डर पता लगता है। यहां पर देखिए, ये कुछ वैल्यूज दे रखी है मैंने, एसआरपी की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। लिथियम उसमें सबसे कम वैल्यू पूरी पीरियोडिक टेबल में, सब में लिथियम की एसआरपी वैल्यू मिनिमम होती है 3.04, ठीक है, वोल्ट में है ये सब वैल्यूज, ठीक है। सोडियम की ये है, पोटेशियम की है, रुबिडियम की है। तो आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या ऑर्डर होगा, तो फर्स्ट ग्रुप में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम, बिकॉज इसके लिए मिनिमम वैल्यू है। 3.04 के बाद देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला, उसके बाद कौन आएगा, रुबिडियम, राइट। रुबिडियम के बाद कौन आएगा, सीजियम, एंड सीजियम के बाद कौन आएगा बच्चों, पोटेशियम, और सबसे कम कौन होगा, सोडियम।
ये होना चाहिए। आईपी के अकॉर्डिंग तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन एसआरपी की वैल्यूज हमने जो एनसीईआरटी में दे रखी है वही वैल्यू मैंने आपके लिए यहाँ प्लांट की है, और उससे लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो याद ही कर सकते हो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सब जगह लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्योंकि ये रिड्यूसिंग पावर जो होती है सिर्फ आईपी पे नहीं होती है, ये सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी और आईपी इन सब का कंक्लूजन होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये सिंपल सबसे कम, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू, फिर ये उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा सोडियम की, तो ये ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर आपको सेकंड ग्रुप के लिए पूछा जाएगा तो सेकंड ग्रुप के लिए अब आप कहोगे एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए आपने ऐसी वैल्यूज क्यों नहीं लिखी है? मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है, क्योंकि हम उसको क्यों लिखेंगे, क्यों उसमें ऑर्डर में कुछ गलती है ही नहीं, जो आईपी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है वो एसआरपी से आ रहा है। तो इसके अंदर क्लियर आंसर ये है कि बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। यहां पर जैसे जैसे आईपी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर जो होती जा रही है, क्या होती जा रही है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जा रही है। आईपी कम हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, तो ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आप सेकंड पीरियड में, यानी जो सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा आ रहा है, लेकिन इसमें वेरिएशन था तो उसको मैंने आपके लिए नोट कर दिया। तो दोनों का ऑर्डर याद कर लिया, एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतना जरूर याद रखिए। हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये देखिए बच्चे, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है या हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, मैं आपको सबसे पहले एक बता दूं, ये होता है कैटायन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज जितना छोटा होगी उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप खुद बता दीजिए किसका हाइड्रेशन ज्यादा होने की टेंडेंसी है, Li, फिर क्या होगा Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, और सेकंड ग्रुप में बात करेंगे तो बेरिलियम प्लस 2, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम 2 प्लस। तो साइज का ही है, सबसे छोटा साइज लिथियम का होता है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए एक्वा सॉल्यूशन में साइज का ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में बताया मैंने आपको। रिएक्शन विद एयर, एयर से रिएक्शन करते हैं कोई भी मेटल, तो मेटल जब एयर में है तो या तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, या जनरली एयर में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे। तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तब तो क्या बनाएंगे, नाइट्राइड्स, ओके, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे, पर ऑक्साइड्स बनाएंगे, या फिर क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। ये ध्यान होना चाहिए बच्चों। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर लिथियम या एयर में ओपन छोड़ते हैं, तो लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, थोड़े उनकी साइनिंग जो होती है वो खराब होती चली जाती है, क्योंकि इनकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो अब देखिए बच्चों, ये तीन आपको बताया मैंने, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, और ये सुपर ऑक्साइड है फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं। तो देखिए नॉर्मल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। अगर परऑक्साइड को कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनती है, साथ में H2O2 बनती है, और सुपर ऑक्साइड को कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड प्लस सुपर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस क्या बनता है, O2। ये तीनों रिएक्शंस कभी पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी ने भी दे रखी है, तो मैंने आपके लिए भी लिख दी है, तो ये ध्यान रखना है। अब एक चीज और, ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी, ये एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो आप याद कर लीजिए, जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है किसी का भी वो मोस्ट स्टेबल होगा, उसके बाद कौन आएगा, परऑक्साइड आएगा, और फाइनली कौन आता है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड्स तो वैसे तीन लोग ही बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों, ये ध्यान देख लेना बस। परऑक्साइड सोडियम पोटेशियम ये लोग बनाते हैं, बेरियम ये परऑक्साइड बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड सभी बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एक तो हमने देखा कि नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ये ऑर्डर होता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ, तो अगर आपसे कोई पूछे ये ऑक्साइड है, ये इसका परऑक्साइड है,
और ये सुपर ऑक्साइड है। व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन -2 स्टेट? पर ऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है -1/2। ये तो रिडॉक्स में हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किस चीज के, ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिक का याद है ना, +3 +5 +7 ऐसे होता था, वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ती जाती थी, तो बेसिक कम होती जाएगी। तो प्लस में बढ़ने का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन स्टेट जब बढ़ रही है तब तो क्या हो रहा है, एसिडिक बढ़ती है, तो कम हो रही है तो क्या होगा। तो इनमें हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन सी मानी जाएगी, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन सी है, ये -2 यानी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चे, बेसिक नेचर क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ में आ गया। तो बेसिक नेचर में ये आएगा जिसकी ऑक्सीजन स्टेट सबसे कम है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपको नोटिस रखना है। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के साथ क्या होता है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ में जब भी पूछे तो इस तरह के आंसर आप दे सकते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये हाइड्राइड्स बनेंगे। और उन हाइड्राइड्स को कौन से हाइड्राइड्स बोलते हैं अपन, आयनिक हाइड्राइड्स और सेलाइन हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा NaH CaH2 इस तरह से। और CaH2 का एक कॉमन नेम होता है जो बहुत पॉपुलर है, विच इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोलिथ, याद रखना। तो ये आयनिक हाइड्राइड बनते हैं, राइट। जैसे डी ब्लॉक रूम में आएंगे तो कुछ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बनेंगे, कुछ पी ब्लॉक में इनमें कोवेलेंट हाइड्राइड भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आयनिक हाइड्राइड फॉर्म होते हैं। रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन करेंगे बच्चे। तो वाटर से रिएक्शन करने पर मैंने अभी आपको रिएक्शंस वो बता दी थी कि क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, यानी उस सॉल्यूशन की नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होता है। तो वाटर से रिएक्शन करने पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ये सब तो है ही। और मेटल की बात करें तो जैसे सोडियम की बात करी तो इसने क्या बना दिया, NaOH। और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से वाटर के साथ रिएक्शन करके जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल्स यानी एस ब्लॉक वाले तो कम से कम हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो सबके सब इस तरह से हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। हैलाइड्स, हैलाइड जो होते हैं, हैलाइड्स में आपको याद रखना है लिथियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड, इन दो के हाइड्राइड्स तो प्रीडोमिनेटली कैसे होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है ना, पदांश रूल में अपन और ज्यादा देखेंगे। बाकी सभी क्या होगा, अदर्स जो हैं वो सब कैसे कैरेक्टर के हैं, आयनिक कैरेक्टर के हैं। ठीक है, इनमें बेरिलियम क्लोराइड, इसको आपको स्पेशली याद रखना होता है कि BeCl2 अगर कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और BeCl2 अगर कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो उनमें किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं इनके, वो देखना है। तो गैसियस स्टेट में तो ऐसे होता है बच्चों, ये BeCl2 है, ये दूसरा BeCl2 है, और इसके Cl से लॉन पेयर इसको दिया जाएगा वैलेंट ऑर्बिटल में, इस तरह से। तो ये गैसियस स्टेट में तो क्या बनाते हैं, एक डाइमर बनाते हैं, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे समझाऊंगा। जबकि BeCl2 सॉलिड स्टेट में होगा, तो सॉलिड स्टेट में बच्चों ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। अभी तो डाइमर बना था, अब क्या बनेगा, पॉलीमर। तो पॉलीमर बनेगा तो Be में दोनों Cl इस तरह से आएंगे बच्चे, और किस तरह से, ये इसको दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे क्योंकि इसके बाद दो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो इस बार का इसका बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन आपको कितना बताना है, sp3। तो सॉलिड स्टेट में तो ये पॉलीमर बनाते हैं, और गैसियस स्टेट में कैसा बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। ठीक है, एक और दिया होता है 1200 डिग्री सेल्सियस पे, 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन बताया हुआ होता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कार्बोनेट्स, यहां बहुत अच्छी बात बतानी होती है। कार्बोनेट्स में देखिए, एक तो होता है फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में कौन, ओनली लिथियम कार्बोनेट, और सेकेंड ग्रुप में ऑल। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड CO2 ऑन हीटिंग। तो याद करना का क्या हुआ कि सोडियम
पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके कार्बोनेट्स, जैसे लिखा हमने कार्बोनेट्स ऑफ, ये क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं बच्चों। जब ये थर्मली स्टेबल होंगे तो ये CO2 नहीं देंगे। ये 4 कार्बोनेट आप दिमाग में फीड कर लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हीट करने पर CO2 नहीं देते हैं। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट विल नॉट गिव CO2 ऑन हीटिंग, तो इनमें से देना पड़ेगा आंसर। ओके, तो बस सिर्फ एक लिथियम कार्बोनेट फर्स्ट ग्रुप में जो हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। बाकी सभी देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सेकंड ग्रुप के सारे कार्बोनेट होते हैं, वो क्या करते हैं, CO प्लस CO2 ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो 4 नाम याद कर लीजिए कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट हीट करने पर CO2 प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, ये सवाल है। नाइट्रेट्स, सेम नाइट्रेट में भी एक बहुत अच्छी बात याद करनी पड़ती है। क्या चीज? नाइट्रेट्स ऑफ वही सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम गिव कलरलेस गैस। कौन सी गैस है ये? O2 ऑन हीटिंग। जैसे आपने हीट किया NaNO3 को, तो ये कैसे होता है बच्चे? NaNO2 प्लस क्या होता है, O2। ये O2 कौन सी गैस है? कलरलेस गैस है। बाकी क्या आएगा? अब बाकी स्टेप इन 4 को छोड़ के क्या होगा? ऑल अदर नाइट्रेट्स। यही तो पढ़ना होता है कि इसमें किस तरह का काम होता है। तो ये याद क्या करना होता है, कौन सा नाइट्रेट कलरलेस गैस देते हैं, कौन सा नाइट्रेट ब्राउन कलर की गैस देते हैं। तो कहेंगे ऑल द नाइट्रेट, किस किस को छोड़कर, जो ऊपर लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट अबव सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्या करते हैं, गिव ब्राउन कलर्ड गैस। जैसे देखो बच्चे, लिथियम नाइट्रेट LiNO3, इसको हीट कर दो। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ऑल ट्वाइस, इसको हीट कर दो। तो बच्चे पहले तो ये नाइट्राइट ही बनाते हैं, लेकिन बाद में इनके नाइट्राइट भी ऑक्साइड और NO2 में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये O2 यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये NO2 का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, दैट्स वाई ये मिक्सचर ब्राउन कलर्ड गैस होगा। तो एक्सेप्ट नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ऑल द नाइट्रेट्स गिव ब्राउन कलर्ड गैस ऑन हीटिंग व्हाइल दे गिव कलरलेस गैस ऑन हीटिंग। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन वेरिएशन जो होता है, ये तो क्वेश्चन बताएंगे सब। सोलिबिलिटी एंड लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में सोलिबिलिटी की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में अपन लेते हैं सोडियम, यहां पर अपन क्या कहते हैं, NH3। तो X प्लस वाई मान लो क्या है, NH3 है ये लिक्विड। तो कैसा बनता है इसमें, Na प्लस, उसको अमोनिया के X मॉलिक्यूल सराउंड करता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला जो उसको NH3 के कितने Y मॉलिक्यूल सराउंड करता है। एंड दीज आर कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। और इनके लिए क्या कहते हैं, these ammoniated electrons are responsible for, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज कंडक्टिविटी, ये सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। पैरामैग्नेटिज्म एंड रिड्यूसिंग पावर। तो ये इन सब के लिए क्या होता है, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रीजन लिखना होता है। कोई पूछे कि इस कलर ब्लू क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, सबका एक ही रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। लंबे समय तक अगर छोड़ दें, फॉर लॉन्ग टाइम, तो कैसा कलर हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर हो जाता है, पता है ना आपको। और ये किसके बनाने के कारण, एमाइड और हाइड्रोजन, इस तरह से एमाइड बन जाता है, तो ये ब्रॉन्ज कलर हो जाता है और ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, तो यही सेकंड ग्रुप के लिए करेंगे।
इस तरह से क्या बनेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होंगे, कलर भी होगा, पैरामैग्नेटिज्म भी होगा। ठीक है, तो ये अमोनिया में सोल्युबिलिटी, लिक्विड अमोनिया में आपको ध्यान रखनी होती है। डायगोनल रिलेशन, तो आपने देखा है डायगोनल रिलेशन किस किस में होता है, लिथियम, सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, जो किसके साथ, अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ तो प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी शो नहीं करते, लेकिन डायगोनल पर रखे हुए एलिमेंट के साथ, जैसे यहाँ कौन है, एल्यूमिनियम है, बोरॉन किसके साथ, सिलिकॉन है, इनके साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन। और डायगोनल रिलेशन का जो मेन रीजन माना गया है वो माना गया है फाई, आयनिक पोटेंशियल, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, फाई को जो अपन बात करते हैं तो ये होता है चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन, ये इसका रेशियो होता है, फाजांस रूल में अपन पढ़ते हैं। तो पोलराइजेशन पावर जो होगी इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है, इस वजह से लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप की बजाय मैग्नीशियम से ज्यादा मैच करती है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशन। देखो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं जो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, मैंने आपके लिए बता दी है कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों क्या होते हैं, हार्डर होते हैं, लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक है, और देखिए बच्चों, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर, बाकी सब रिएक्शन करते हैं सब के सब, ये नाइट्राइड बनाता है जैसे, और कोई नाइट्राइड नहीं बनाता उस ग्रुप में, ऑक्साइड्स ऐसे ही कार्बोनेट का आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, उनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कार्बोनेट जो होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम की जो CO2 देते हैं, लेकिन बाकी उस ग्रुप के कोई भी कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वो क्या नहीं देते हैं, CO2 नहीं देते हैं। बाइकार्बोनेट्स जो लिथियम और मैग्नीशियम के अलावा होते हैं, ये बाकी सब सॉलिड होते हैं, जबकि ये लिथियम और मैग्नीशियम के ये क्या नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, ये LiCl और MgCl2 आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, क्योंकि इनमें कौन से कैरेक्टर होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये डेलिक्वेसेंट है, ये सब प्रॉपर्टीज इस तरह से लिखी है। इसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए मैंने लिखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है, क्योंकि ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले कंपाउंड है सोडियम। सोडियम को बनाने के लिए देखिए डाउन्स प्रोसेस है, डाउन्स प्रोसेस में हम कैसे NaCl लेते हैं फ्यूज्ड, और उसको कैल्शियम क्लोराइड और कुछ और इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इंप्योरिटी मिलाने का क्या बेनिफिट होता है, ये मिलाने से क्या बेनिफिट हुआ इसमें, इनसे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो कम हीट, कम अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो कैथोड पर सोडियम बन जाता है, एनोड पर क्या बन जाता है, क्लोरीन। नॉर्मल सा प्रोसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन ने देखा होता है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करते हैं, जैसे एक्वस NaCl का करते हैं, फर्क क्या है, अभी आपने मोल्टन स्टेट में किया, अब क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं, तो बच्चों थोड़ा सा फर्क होगा। NaCl से देखो Na+N Cl- बना, और एक्वस में ये वाटर भी इलेक्ट्रोलाइज होगा, H+N OH-। अब देखिए इसमें कुछ फर्क नहीं है। अब देयर आर 2 कंटेस्टेंट फॉर ईच इलेक्ट्रोड, कैथोड पे जाने के लिए भी 2 लोग हैं, Na+ और H+, और एनोड पे जाने के लिए Cl और OH-। तो लेकिन देखो जैसे रिएक्शन लिखी जाती है कि एनोड पे कौन जाएगा, तो हम बात करते हैं Cl जाएगा तुरंत, और एक क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब बात आती है कैथोड पे कौन जाएगा इनमें से, तो हम कहते हैं H+ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन। तो जो रेस्ट ऑफ Na+ और OH- जो बच गए थे, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म NaOH। ये NaOH बनाने का मेथड है, अभी अपन देखेंगे सारी रिएक्शन ये। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि वाई Cl एंड H+ ओनली, सोडियम या OH- क्यों नहीं। तो इसके लिए एक लाइन होती है, देखो बच्चों, कौन सा पोटेंशियल होता है, एक डिस्चार्ज पोटेंशियल। लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका होगा, उसकी क्या होगी, मोर टेंडेंसी टू डिस्चार्ज। ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो अब इसका थ्योरेटिकल आंसर तो आपके पास बन गया है। कोई बोलेगा वाई Cl-, तो हम कहेंगे द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cl- इज लेस देन दैट ऑफ OH-, इसलिए वो लिथियम क्लोराइड चला गया। इनकी बात करेंगे तो अपन कहेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H+ इज लेस देन दैट ऑफ Na+। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा वहां जाकर। ठीक है, तो ये आपको टेक्निकली आंसर देना होता है, बाकी तो नॉर्मल है, सब आते रहेंगे।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए नेल्सन सेल मैंने अभी बता दिया था आपको, ये वही प्रोसीजर है। इसको नेल्सन सेल में अपन ने ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराया और बाकी कैथोड पर कौन चला गया, हाइड्रोजन, एनोड पे चला गया और बाकी साथ में क्या बन गया, NaOH। जो प्रीवियस पेज पे बताया था वो सारा यही कास्टिक सोडा का ही था। कैसनर केल्नर प्रोसेस, हाँ इसमें देखो नाम से आ जाते हैं, वो था नेल्सन सेल का। इसमें मरकरी कैथोड लेते हैं, तो मरकरी कैथोड लेने से क्या होगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, वहां पर सोडियम चला जाएगा, बिकॉज सोडियम रिएक्ट विद मरकरी टू फॉर्म अमलगम। तो देखिए बच्चों वो सेम वही है, ये हो गया। और यहां पर कौन था, ये H2O जो था वो H प्लस और OH माइनस बनाया था, तो यहां पर तो Cl माइनस चला गया एनोड पे, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन कैथोड पर कौन जाता है, Na प्लस, ये सोडियम बनाता है, ये सोडियम इस Hg के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कर रहा है, दैट्स वाई H प्लस की जगह कौन गया है, Na प्लस गया है। और ये जो बाद में जो सोडियम अमलगम बनता है वापस से हाइड्रोलाइसिस करके इससे NaOH और हाइड्रोजन गेट कर लेता है। तो ये कास्नर केल्नर प्रोसेस है जिससे भी NaOH बनाने के लिए यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वाशिंग सोडा, ठीक है ना। ये बनाने का मेथड है, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, एक सॉल्वेज प्रोसेस है, कॉमर्शियल प्रोसेस है ये। इसमें क्या लिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से पहले तो क्या बनाया जाता है, CO प्लस CO2 लिया जाता है। ये CO2 अमोनिया के एक एक्वस सॉल्यूशन बनाकर उसमें CO2 पास की जाती है, तो पहले अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट को ब्राइन सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। इसमें एक्चुअली अमोनिया, वाटर, CO2 ये सब लेते हैं, तो ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, जिसका क्या आ जाएगा, PPT आ जाएगा। ये फिल्टर कर लेंगे अपन बाहर, फिल्टर करके बाद में जब इसको हीट करेंगे तो क्या बना देंगे, सोडियम कार्बोनेट बना देंगे। अगर बाइकार्बोनेट बनाना तो यही रुक जाएंगे, कार्बोनेट बनाना है तो इसको हीट करके आगे इसको हीट करा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और इसमें ये NH4Cl जो बना था वो CO के साथ रिएक्शन करके CaCl2 और NH3 और वाटर, ये NH3 और वाटर वापस बनाते हैं, तो अमोनिया वापस से क्या होता है, रिसाइकल होती रहती है। तो ये प्रोसेस है NaHCO3 या Na2CO3 बनाने का। इसमें बच्चे एक क्वेश्चन बन सकता है, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आता है कई बार, KHCO3 is more soluble than that of NaHCO3 in water। वाटर में KHCO3 की सोलिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, दैट्स वाई वी कांट फॉर्म K2CO3 बाय सॉल्वेज मेथड। सॉल्वे मेथड से हम K2CO3 नहीं बना सकते हैं। इसका रीजन क्या दिया जाएगा कि बिकॉज KHCO3 जो बनता है, वहां NaHCO3 बना था, PPT आ गया था ना, लेकिन KHCO3 की जो सोलिबिलिटी होती है वो मोर होती है, दैट्स वाई वो PPT नहीं आएगा उसका, तो हम K2CO3 सॉल्वे प्रोसेस से नहीं बना सकते, याद रखना। एक प्रोसेस होता है इफ्लोरेसेंस। देखिए सोडियम कार्बोनेट को जब आपने ओपन में छोड़ दिया तो वो क्या करता है, उसके कुछ वाटर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। Hence washing soda loses weight on exposure to air। देखिए बात सुनिए, एयर में रखने पर वॉशिंग सोडा अपना वेट लूज करता है, मतलब उसके कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है कैल्शियम। कैल्शियम में देखिए कैल्शियम क्लोराइड को CF2 के साथ करा तो वही मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और उससे कैल्शियम कैथोड पर गेट हो जाएगा, ठीक है। एक और मेथड है जिसमें भी कैल्शियम बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम और हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, फ्लैट लाइम। जैसे ये सब एक प्रोसेस होता है, CaCO3 ये क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, जब इसे हीट करते हैं तो एक क्विक लाइम बनता है, इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाती है, राइट। अब इस CaO को क्या करा जाता है, घर पे लाके अपन किस में डालते थे, वाटर में, तो ये क्या बनाते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाते, और इसको फिर व्हाइट वॉश करते थे वॉल वगैरह पे। तो वॉल वगैरह पे करने के लिए इसको वापस से किससे, एटमॉस्फेयर से वो क्या करते थे, एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करती थी और क्या बनाते हैं, वापस से कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन वापस बन जाता है और ये वाटर बनता है, थोड़ी देर में वॉल से डिसअपियर हो जाता है, इवोपरेट हो गया। तो यहां देखिए बच्चों, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन वॉल पे लगा दिया अपन ने। अब इसी तरह देखो बच्चों,
यहां पर देखिए इसके अंदर आपने एक टेस्ट आता था, याद करिए आप, कार्बोनेट का टेस्ट होता था, CO3 2-। कार्बोनेट के टेस्ट में क्या होता था कि हम सॉल्ट में कंसंट्रेट डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो उससे इफ्यूएसेंस के साथ CO2 गैस निकलती है, कलरलेस ऑडियोलेस गैस। हमें पता नहीं है CO2 है, लेकिन उस गैस को लाइमस्टोन यानी लाइम वाटर, सॉरी ये स्लैग लाइम को अपन क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है तो लाइम वाटर में पास करते हैं। लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा, एक इनसोल्यूबल पार्ट ये मिल्की हो जाएगा, CaCO3 बनाएगा, और CaCO3 और वाटर बनाए, इसमें और CO2 पास कर देंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मिल्कीनेस वापस से क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो मिल्कीनेस जो आई थी वो इस इनसोल्यूबल पार्ट की वजह से आई थी, ये मिल्की। और अगर मिल्कीनेस डिसअपीयर हुई है तो वो वापस से एक सोल्यूबल सॉल्ट बन गया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो सोल्यूबल होने से क्या हो गया, मिल्कीनेस वापस से डिसअपीयर हो जाती है। तो ये कार्बोनेट का एक टेस्ट होता है जिनके बारे में इंट्रोडक्शन रखना होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर समझते हैं आप? वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर का जो जनरल फॉर्मूला ये लिखते हैं CaOCl2, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली CaOCl और एक तरफ क्या होता है Cl। ये मिक्स्ड सॉल्ट है बेसिकली। तो Cl की ऑक्सीजन स्टेट मैंने बताई थी आपको, इसमें +1 होती है, इसमें क्या होती है -1। तो एक रिएक्शन आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है आपके पास, स्लैग्ड लाइम। उस स्लैग्ड लाइम में क्या करते हैं, Cl2 गैस पास करते हैं, ये 2 और कोल्ड में ही काम करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, CaCl2 प्लस CaOCl2 प्लस H2, इस तरह से बनता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया है। अगर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछे जब तो CaOCl2 ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछता है कंटेंट कि ब्लीचिंग पाउडर के कंटेंट्स क्या क्या हैं, तो कंटेंट्स ये होते हैं बच्चे, CaCl2 CaOCl2 अगेन कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो बचा हुआ है कुछ पार्ट, और ये कुछ वाटर जो बना है, ये सारा मिलाकर ब्लीचिंग पाउडर का कंटेंट है। लेकिन वास्तव में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, एक Cl इसमें से लिया जाता है आयन और एक OCl आयन माइनस लिया जाता है, इनसे मिक्स सॉल्ट बनके ये CaOCl2 होता है। इसको याद करना है, तो ये ब्लीच करने में काम में आता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों, POP क्या है, कैसे बनाया जाता है। तो आपको POP से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इसको अप्रॉक्स 393 या 390 केल्विन पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है बच्चों, CaSO4.12H2O प्लस कितना वाटर रिमूव हो गया। एक बार तो ये क्वेश्चन आया कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल वाटर रिमूव होता है, तो 3/2 1.5 मोल वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। ये जो फॉर्मूला है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ऐसे भी लिखा रहता है। और अगर कहीं ऐसा नहीं आए तो CaSO4 ऐसे करके ये फुल वाटर दिखाया होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं ये। अब आप इस POP को अगर मोर देन 393 केल्विन पर हीट कर देते हो तो ये डेड बर्न्ड प्लास्टर बन जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर। समझते हो POP क्या काम आता है, बॉन्ड वगैरह ब्रेक हो जाती है तब काम आता है, या फिर आजकल तो आर्किटेक्चर में भी काम आता है, इंटीरियर डिजाइनिंग में और में सब जगह। ठीक है, और बाकी सेट बनते हैं फिल्मों के, ये सब POP से बनते हैं आजकल। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट के कुछ कंपोजिशन एनसीईआरटी से लिए मैंने, आप याद कर लेना इनको, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सब इस परसेंटेज में होते हैं। और इसमें गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट में एक रेशियो देखना होता है, सिलिका टू एल्यूमिना, ये सिलिका और ये एल्यूमिना का रेशियो जो होता है क्या होना चाहिए, 2.5 से 4 तक का होना चाहिए। और लाइम और टोटल ऑक्साइड्स का रेशियो भी जो है वो 2 के आसपास होना चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और सेटिंग ऑफ सीमेंट जो है, सीमेंट के सेट होने का जो प्रोसेस है वो एक कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप देखते हो ना जब नए मकान बन रहे होते हैं तो आपने भी डाला होगा, आपका मकान बना होगा तो हम उस पर वाटर डालते हैं रोज सीमेंट पे, क्यों, कुछ दिन तक, ताकि क्योंकि इसके सेट होने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अगर अपन वाटर नहीं डालेंगे तो इतनी हीट होगी उससे वो क्या हो जाएगा, फिर वो ब्रेक फट जाएगी वो सीमेंट। ठीक है ना, उसके लिए
डाला जाता है। तो सीमेंट के कंपोजिशन है जिनको आप याद कर लेंगे। ये कुछ मैंने ऑर्डर्स आपको समझाए हैं, तो आपके लिए अच्छे पॉइंट हैं ये। मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, इन सब का ऑर्डर आप यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो एक रूल आएगा, फजान्स रूल। जितने भी थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक, कोवेलेंट कैरेक्टर के क्वेश्चन करने होते हैं वो फजान्स रूल से करने होते हैं, ठीक है। तो फजान्स रूल में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर किस बात पर डिपेंड करते हैं, कैटायन की साइज के डायरेक्टली इनवर्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनायन की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो चार्ज वगैरह होते हैं चाहे वो प्लस हो या माइनस, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी तो मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी फजान्स रूल में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा केमिकल बॉन्डिंग उसमें समझाऊंगा। तो यहाँ देखिए सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, लिथियम, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है कि मैंने पहले बता दिया था डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ कंपाउंड्स के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, लिथियम सेम है, यहाँ कौन है, एनायन, Cl, Br और I, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, किसकी साइज बड़ी है, I माइनस की। तो जितनी बड़ी साइज होगी एनायन की, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर Cl सेम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इधर जाने से क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है कैटायन की। कैटायन की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है नीचे जाने पर, वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते जाएंगे, ठीक है ना। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो देख लीजिए बेरिलियम से बेरियम तक क्या हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। तो फजान्स रूल्स में 2 पॉइंट से समझ लीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी की ऐसी बात होती है, जितना आयनिक ज्यादा होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो उसके अकॉर्डिंग इनको पढ़ना है, ठीक है। ये बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम, मैंने ये पेंडिंग छोड़े हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसे सोलिबिलिटी क्या है, 2 एस ब्लॉक में दे रखी थी सोलिबिलिटी सेकंड ग्रुप के लिए। सोलिबिलिटी को भी अपन कहां पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। मैं अभी थोड़ा बता देता हूं कि सोलिबिलिटी में क्या होता है, जो अपना ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है, सेकंड ग्रुप में डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी डिक्रीज करती है, ये पढ़ना होता है आपको। और उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड्स, उनके अलावा सबकी सोलिबिलिटी सेकंड ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज करेगी, राइट। तो देखिए बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो सोलिबिलिटी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, सबसे कम है बेरियम की, सल्फेट में भी वही है। लेकिन हाइड्रोक्साइड के केस में क्या है, ऑपोजिट है। तो किस किस में ऑपोजिट होगा, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और ऑक्साइड, इन 3 केस में तो सेकंड ग्रुप में सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, बाकी सबके लिए क्या होगी, कम होगी। ऐसे ये लेकिन ये सोलिबिलिटी का जो टॉपिक है ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, वी विल सी एंड डिस्कस इन केमिकल बॉन्डिंग। तो आप इसको पेंडिंग छोड़िए, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी तो ऑर्डर मैंने इसमें बुक में लिखे हुए हैं, अपने एनसीईआरटी में है कुछ, तो मैंने एक बता दिया था कि एस ब्लॉक के हिसाब से है ये आपको बता ही दिया था। ये कम सोल्यूबल था तो पीपीटी आता था, ये ज्यादा सोल्यूबल है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो ये सोल्यूबल ज्यादा है इसलिए पीपीटी नहीं आता था। नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है एक, हाइड्रोजन, 10 ही मिनट का टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। हाइड्रोजन आप जानते ही हो, H, सबसे पहला सवाल उठता है पोजीशन पे, तो अपन क्या कहेंगे, नॉट फिक्स्ड। किससे किससे मैच करती है, एल्कली मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप में, और किसके साथ, हेलोजेंस के साथ, कौन सा ग्रुप, 17th ग्रुप। इन दोनों के साथ प्रॉपर्टी मैच करती है, ऑक्सीजन स्टेट के अकॉर्डिंग कह दो चाहे कैसे भी कह दो, कुछ प्रॉपर्टी इनसे मिलती है, कुछ इनसे डिसिमिलरिटीज है, कुछ सिमिलरिटीज है, वो सब हमें पता होता है, कुछ खास नहीं। लैब में मेथड सभी जानते हैं, जिंक से बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिज जिसे बोलते हैं, याद रखना हाइड्रोलिज नाम है इसका, इसके वाटर से रिएक्शन कराते हैं तब भी क्या बनता है, हाइड्रोजन बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कहां पर, कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन। तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं, ये जस्ट आइडिया दिया हुआ है इसलिए, बाकी इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाइड्रोजन विद एसिड्स, जैसे अभी जिंक के साथ देखा आपने, कोई भी और ले लेंगे, जिंक प्लस कोई भी डाइल्यूट, वहां H2SO4 लिया था, यहाँ डाइल्यूट HCl ले लो, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कलीज, मतलब एल्यूमिनियम की आप किससे रिएक्शन कराओ, NaOH के एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है बच्चों, और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन।
ऐसे ही आप जिंक से करा देंगे, जिंक के NaOH से कराएंगे तो Na2ZnO3 जिंकेट बनता है, तो साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो बेस से, एसिड से, वाटर से, सबसे अपन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं। ये दो नेम इंपॉर्टेंट है, देखिए लेन प्रोसेस और बॉस प्रोसेस। आयरन के हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन कराने में बनता है, उसको लेन प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना। और ये CO+H2O इससे बनता है, इसको क्या बोलते हैं, बॉस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ध्यान रखना होता है, CO+H2 ये एक मिक्सचर बनता है, इसे कौन सी गैस बोलते हैं, वाटर गैस। और एक आएगा CO+N2, इसका नाम क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस। ये दो वर्ड याद कर लीजिए बच्चों, CO+H2 और CO+N2। ये क्वेश्चन कई बार आता है, वाटर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, इनको पूछते हैं। ठीक है, तो रेड हॉट कार्बन पे जब वाटर वेपर पास की जाती है तो ये बनता है। ठीक है, वाटर गैस बोलते हैं। इसको सिन गैस भी बोलते हैं। सिन गैस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मिथेनॉल है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में काम आती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सिन गैस। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में दिया है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है, मेटल्स जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनके इंटरस्टिसेस में जगह होती है, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, कम होगी तो कम हो जाएगी। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो पहले बताया जा चुका है, क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, कैल्शियम से कैल्शियम हाइड्राइड। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, तो H2 की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। तो बच्चा ये सब रिएक्शन हम जानते हैं, इसलिए मैं लिखने की कोई खास जरूरत ही नहीं समझ रहा हूं। देखिए वाटर बनता है, NH3 बनती है, H2S बनता है, सभी जानते हो। तो ये कुछ नॉन मेटल के साथ भी हाइड्राइड बनाते हैं, मेटल्स के साथ भी क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाते हैं। रिड्यूसिंग पावर, हाँ ये काम की चीज है। जैसे ऑक्साइड्स होते हैं, उसको हाइड्रोजन की एक रिड्यूसिंग पावर होती है, तो वो उसको रिड्यूस कर देता है, खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हाइड्रोजन की एक रिड्यूसिंग नेचर होती है, ध्यान रखना है अपने को। ओके, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन है, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन है, उनके बारे में लिखा है। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है रिएक्शन कराता है, उसमें जो बनती है, ये पहले ऐसा बनता है फिर वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रॉपर्टी क्या खास बात है कि नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तभी आपने देखा होगा ऑर्गेनिक में जब भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए ये एल्डिहाइड या कीटोन है, कीटोन है मान लो, देखिए, और यहाँ पर क्या लिखा होता था, 4H या 2H लिखा मान लो, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन लिखा होता था यहाँ रिडक्शन में, और ऊपर यहाँ लिखा होता था LiAlH4, तो ये क्या बन जाता था, RCHOH, इस तरह से रिडक्शन में आता था। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन है, इट इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, तो दैट्स व्हाई इसकी रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। जो रिएक्शन में बनती है तुरंत, उसे नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। एडजॉर्ब हाइड्रोजन, जो अभी हमने देखा कि प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, और ये अपने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रिक आर्क देंगे तो ये होता है, और साथ में ये डेल्टा H, ये हाईली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, जिससे वो एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रोड्यूस बाय पासिंग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क करने से ये हाइड्रोजन डेवलप होती है, इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके, ये है इंपॉर्टेंट, एकमात्र इनमें से जो टॉपिक काम का है वो ये है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ये क्या होती है, देखिए दो तरह की हाइड्रोजन होती है, एक ऑर्थो और एक पैरा। स्पिन ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस इन सेम डायरेक्शन, मतलब न्यूक्लियस का और प्रोटॉन का जो रिवॉल्व करने का जो डायरेक्शन है वो सेम होता है, और अपोजिट होता है तो कौन सी होती है, पैरा। आपको ये याद करना होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो और पैरा का जो कंपोजिशन है वो 3:1 है, 75 to 25% है। ओके, और लो टेम्परेचर करते जाते हैं वैसे वैसे पैरा की कंपोजिशन क्या होती है, बढ़ती है। और भी देखो इनके बारे में मैंने और बताया आपको। ऑर्थो मोर स्टेबल होती है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन आर कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स, क्योंकि इनके स्पिन में तो डिफरेंस है। न्यूक्लियस के साथ अगर सेम डायरेक्शन में है ऑर्थो है, अपोजिट में है तब क्या है, तो इनको न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ ऑर्थो इज लेस देन दैट ऑफ पैरा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरा इज 0, पैरा का तो 0 होता है, जबकि ऑर्थो का क्या होता है, प्रोटॉन के जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है उससे डबल होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो यू हैव टू रिमेंबर देम। ओके, हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट हाइड्राइड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड,
इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का मतलब है कि उनमें नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बनेंगे, जैसे TiH1.67, यानी हाइड्रोजन और जो मेटल है उनका रेशियो इंटीजर में नहीं होता है, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बनते हैं इंटरस्टिशियस में जाने की वजह से। सो दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, बेरियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। जनरली पेरोक्साइड की रिएक्शन वाटर से या एसिड से कराने पर H2O2 फॉर्म होता है। देखिए ये एक दो बार आई हुई रिएक्शन है बस, बाकी कुछ कौन पूछता है इनको, इनका नंबर नहीं आता कहीं भी। H2O2 डिकम्पोज होकर H2O और O2 बनाती है इस तरह से। H2O2 देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों के रूप में काम आएगी। तो यहां देखिए ये H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, वाटर में -2 होता होगा और यहाँ 0 होता है। तो देखो बच्चों, जब -1 से -2 में गया इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, और -1 से 0 में गया इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जब किसी का रिडक्शन होता है तो वो ऑक्सीडेंट के रूप में काम आता है, और जिसका किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिडक्टेंट के रूप में काम आता है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में देखिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या होगा, H2O2 खुद तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, इसमें जाएगा। लेकिन ये किसी को भी, जैसे PbS है, उसको किसमें, PbSO4 में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट एक्शन में, रिड्यूसिंग में देखिए बच्चों, जैसे ये MnO4 माइनस है, इसको किसमें, Mn2 में, और खुद जो होगा H2O2 O2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऐसे Cr2O2 7 है, डाइक्रोमेट लिख सकते हो आप, Cr2O7 माइनस, इसको किसमें, Cr+3 में रिड्यूस कर देगा। तो ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन में भी देख सकते हो, देखो H2O2 ऐसे हीट करने पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, H2O+O, ये कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, इनको ये जो ऑक्सीजन है वो किस में बदल देती है, ये कलरलेस में। सो दिस इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2। आप देखते हो हेयर ब्लीच में भी जो कलर करते हैं हेयर में सॉरी, वो भी क्या होता है, H2O2 होता है, क्लियर। यूज ऑफ हाइड्रोजन, ये तो एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, जर्मिसाइड के रूप में काम में आता है, फ्यूल रॉकेट वगैरह में काम आता है। रिफ्रेशिंग ओल्ड ऑयल पेंटिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑयल पेंटिंग में क्या होता है, ऑयल जो होता है वो किसमें, H2O2 से मिलकर ब्लैक PbO बना लेता है, सॉरी H2S से, जो एटमॉस्फेयर में H2S से रिएक्शन करके ब्लैक हो जाती है पेंटिंग। तो अब जब इसमें H2O2 वापस डालते हैं तो ये PB के ऊपर जो लेयर थी उसको हटाकर व्हाइट कर देता है वापस से, और उस पेंटिंग को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। तो ओल्ड पेंटिंग को क्लीन करने में जर्मिसाइड के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, फ्यूल रॉकेट में, ये बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो H2O2 जिसमें काम में आता है। कुछ स्ट्रक्चर्स बताए गए, स्ट्रक्चर में जब भी आएगा तो आप याद रखना गैस फेज और सॉलिड स्टेट। वैसे तो आपको इतना ही पूछते हैं जनरली, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर। और एक सबसे बात, ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, प्लेनर नहीं मान लेना इसको, कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये याद रख सकते हो, गैसियस स्टेट में ये बॉन्ड लेंथ स्लाइटली क्या होती है, मोर होती है, गैसियस स्टेट है तो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा ही होगी ना बॉन्ड लेंथ, ये है। और ये बॉन्डिंग देखिए 95 था, ये 98 हो गया, ये 111 था, 90.2 हो गया। ये कुछ आपको याद करके कभी आए तो, बाकी डेटाबेस क्वेश्चन में आएगा तो ये आएगा, नहीं तो कम चांस रहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सर्टेन क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। सर्टेन का मतलब है कि अगर 10 में से 5 या 6 बार आता है तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है। देखिए दो तरह के वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस होती है एक, तो ये किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। एक परमानेंट हार्डनेस होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स की वजह से होती है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए या तो सिंपल बॉइलिंग होगी, या फिर एक क्लास मेथड में किसके साथ, स्लेक्ट लाइन के साथ, ऐसे। तो जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स था एक अंदर, जब इसको क्या किया, हीट किया, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये पीपीटी आ जाता है। तो इसको फिल्टर करके बाहर निकालते हैं, सॉफ्टनेस होगी। ऐसे ही देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भी ये बनाया, ऐसे नीचे एरो लगाया था पीपीटी के लिए, देखा आपने। तो ये जो सोल्यूबल सॉल्ट था बाइकार्बोनेट, वो इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो गया और बाहर निकल गया, जिससे टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाती है। तो किससे किया हमने, बॉइलिंग से और क्लार्क्स मेथड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये याद रखना है। ठीक इसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। परमानेंट हार्डनेस ये किसकी वजह से होती है,
यहां लिख दो क्लोराइड एंड सल्फेट्स किस किस के, वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, ये भी सोल्यूबल होते हैं। इनको दूर करने के लिए पहला मेथड है परम्यूटेड मेथड, या इसको क्या बोलते थे, जियोलाइट मेथड, याद है ना, एनसीईआरटी में था, आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते थे इसे। परम्यूटेड मेथड में क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, ये सिलिकेट है और ये सोडियम है, Na2Z, एनसीईआरटी ने Na Z लिखने का बात एक ही है, वैसे Na2Z होना चाहिए सही। तो Na2Z CaSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये CaZ का तो पीपीटी आ जाएगा, ये वापस बन जाएगा। ये जो आया है इसको वापस से ट्रीट करेंगे NaCl या Na2SO4 के साथ, वापस से आप क्या कर लोगे, वही एल्यूमिनो सिलिकेट वापस बना लेंगे, तो रिसाइकल में काम में ले सकते हैं। तो कोई भी हो, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ऐसे Na2Z अगर कैल्शियम की क्लोराइड के साथ आता तब भी बच्चे क्या होता, CaZ का ये पीपीटी आता और 2NaCl, तो ये पीपीटी अलग करके हम वाटर को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं परम्यूटेड मेथड से। नाम याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉशिंग सोडा से, जैसे देखो कैल्शियम सल्फेट है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, तो इससे भी देखो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी आ गया और ये Na2SO4 बन गया। अगर यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड होता, बात वही थी, वहां पर NaCl बन जाता, तो वॉशिंग सोडा मिलाकर भी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। कैल्गन्स मेथड, ये आता है क्वेश्चन कई बार, कैल्गन किसको बोलते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P6O18, ये होता है, इसमें भी आयन एक्सचेंज होता है बेसिकली। ये कैल्गन है, व्हेन एडेड टू हार्ड वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे देखो पहले कैल्गन को अपन ने क्या किया, ऐसे डिसोशिएट होता है Na+ और ये आयन बना एनायन, Na4P6O18 -2 क्यों आया, 2 Na अलग हो गए। अब इसको जब M2+ कौन कौन हो सकता है, ये कैल्शियम 2+ हो सकता है, और कौन हो सकता है, मैग्नीशियम 2+, इनके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो 2 और सोडियम 2+ है ना, तो 2 सोडियम को रिमूव कर दिया इसने, एक M आया तो, और 2 और निकल गए, तो ये बन जाता है, और ये पीपीटी आ गई, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी एक आयन एक्सचेंज मेथड है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कैल्गन का नाम है, याद कर लीजिए। एक कैटायन एक्सचेंजर होता है, सिंथेटिक रेजिन मेथड, बहुत बड़ा सा है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए सिंथेटिक रेजिन मेथड भी है, जिससे हार्डनेस क्या की जा सकती है, रिमूव की जा सकती है। 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपके लिए। विच कैन एब्जॉर्ब लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो एक तो क्या है, पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो किसी भी मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन जो होगा ना, इनमें पैलेडियम प्लेटिनम, इनमें वो सबसे बड़ा एब्जॉर्बेंट होता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम की एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये कोलोइडल जो है पैलेडियम, नॉर्मल पैलेडियम से भी क्या होती है, ज्यादा होती है उसकी, ठीक है ना। फिर आएगा प्लेटिनम और ये निकल, तो याद रखना कोलोइडल वर्ड जो होगा उसकी एब्जॉर्प्शन पावर कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। H2O2 reduces K3FeCN6 in, ये लिखना पड़ेगा एल्कलाइन मीडियम, और ये किसमें, K3FeCN6 को किसमें, K4FeCN6 में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। Fe+3 था, +2 में आ जाएगा, तो एल्कलाइन मीडियम में KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख लीजिए। ठीक है, इन फॉलोअप क्वेश्चंस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं आएगा, आराम से आप कर पाओगे, जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। अब मैं आज एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अपने ऐप पे एक नई चीज और है, वहां पे आपने देखा होगा चैप्टर वाइज टेस्ट है वहां पर, तो उसका बेनिफिट लेकर आप ये पता कर सकते हो कि चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो देखिए ये ऐसे पेज खुल जाएगा, उसमें मोस्ट वांटेड चैप्टर वाइज टेस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स है, तो अपन केमिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, जैसे केमिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और यहाँ पर चैप्टर्स आ जाएंगे सारे, ऐसे स्क्रॉल करोगे आप, सम बेसिक, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, इस तरह से, उनमें से आप जो भी चैप्टर का टेस्ट आपको देना है उसको सिलेक्ट करिए, आपके सामने पेपर खुल जाएगा और उसको आप टाइम सेट करके प्रॉपरली टेस्ट करिए, अपने आप को चेक करिए, तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और एक मैंने कहा है कि अपनी जो बुक है मोस्ट वांटेड की, प्लीज उस बुक को देख लीजिए आप, ठीक है ना, कि उस बुक को उसी तरीके से बनाया गया जैसे मोस्ट वांटेड टेस्ट सीरीज, मोस्ट वांटेड का जो अपना वीडियो चल रहे हैं, ये सब एक कंप्लीट पैकेज है जो नीट में आपको बहुत इजीली सेलेक्ट करा देंगे विदाउट एनी अदर हेल्प। आप अपने आप में कंपेटेबल होंगे पूरा, ताकि आप नीट के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।